एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, जो भी सारी डिजीजेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी आती है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ सबको पता है क्या कहते हैं, हम इसको शुगर कहते हैं। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो क्या होता है, यार मेरी शुगर बढ़ गई है, कुछ लोग कहते हैं ना, सुना भी होगा आपने। तो जो डायबिटीज़ है वो एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये समझिए, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, आपका ब्लड है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। शुगर को आप कैटेगराइज कर सकते हो एज अ ग्लूकोज, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम शुगर ही बोलते हैं कि शुगर बढ़ गई है। ऐसे ही ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमें डायबिटीज हो जाती है। अब क्यों होता है, किस वजह से होता है? या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया है। दूसरी चीज, इंसुलिन का एक्शन जो है, वो जो कंट्रोल करना चाहिए था उसको, वो नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन के एक्शन में डिफेक्ट आ गया है कोई भी। देन या तो ये होगा, इंसुलिन बढ़ तो रहा है बट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसका एक्शन जो देखने को था वो नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या होते हैं, ये डिफेक्ट होते हैं जिसमें क्या हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इंसुलिन का एक्शन भी डिफेक्टिव हो गया है। या एक केस ऐसा होता है जहां दोनों हो जाते हैं। अब इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन आपको पता है, दो ही तरह के हार्मोन होते हैं, एक तो ग्लूकागॉन होता है, एक हमारा क्या होता है, इंसुलिन होता है। रिमेंबर, ये हमेशा याद रखना इंसुलिन को। अब इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारा पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन को बनाना, इंसुलिन को बनाएगा। इंसुलिन को काम है ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर कराता है। ग्लूकोज एंटर करेगा सेल में एंटर करने के बाद एज अ एनर्जी की तरह उसको यूज किया जा सकता है। अब डायबिटीज 3 तरीके से क्लासिफाई की जाती है, ऐसा समझो क्या है वैसे। ये तो डायबिटीज है आपकी 3 में आएगी। सबसे पहले तो टाइप 1 आती है, ठीक है, एक हमारी टाइप 2 आती है, एक हमारी जेस्टेशनल डायबिटीज आती है। टाइप 1 जो होती है जिसमें इंसुलिन इंजेक्शंस लगते हैं, आप ऐसा समझिए इंसुलिन डिपेंडेंट है टाइप 1 हमारी। टाइप 2 जो होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, वहां पे हमें ओरल अगर आप टैबलेट भी लेते हो उससे टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। देन जेस्टेशनल डायबिटीज को आप ऐसे समझ सकते हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट विमेन में जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो जाती है। उसे ना टाइप 1 होती है ना टाइप 2 होती है, बट वो क्या होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज कहलाती है। अब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हमें ये चीज़ तो पता है कि हमारी बॉडी में जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वो सिर्फ आपका ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ा है, साथ ही साथ वो ऑर्गन्स जो हैं, जो आपके अदर ऑर्गन्स हैं, उनको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। एक प्रॉपर, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, तो जितने सिस्टम्स हैं आपकी बॉडी में उनको भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। इतनी चीज समझ गए। अब एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत कम चला जाता है, और जब वो कम चला जाता है, या हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर का लेवल ब्लड में कम हो जाना, समझ गए। अब जैसे शेकीनेस, थोड़ा सा लगता है, हाथ शेक करने लगते हैं, ज़्यादा स्वेटिंग, कन्फ्यूजन, कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे जाने लगता है। जब किसी का ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो धीरे धीरे बेहोशी जैसी हालत होने लगती है। अब सेकंड है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब कीटोएसिडोसिस जो है डायबिटिक का, DKA, वो टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, साथ ही साथ कीटोन्स का। तो इसमें 2 चीज़ याद रखो, हाई ग्लूकोज होगा, कीटोन्स भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये बहुत हमारे कॉमन हो जाते हैं। हाइप्रोसोमोलर है, हाइप्रोस्मोलर में हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट रहती है, जो मेनली आपके टाइप 2 डायबिटीज़ है, जहाँ पे ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ता है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ेगा, साथ ही साथ डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा, वाटर का इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है, ये तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है जो रिकवर हो सकती हैं, बट कुछ क्रोनिक एक इस लेवल पर पहुंच सकती हैं, या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसमें आपके कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस तक बात पहुंच जाती है। हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। न्यूरोपैथी, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, नमनेस, पेन, वीकनेस, कुछ फीट्स और हैंड्स में न्यूरोपैथी देखा जाता है। नेफ्रोपैथी में किडनी डैमेज होने लगती हैं। रेटिनोपैथी में आइज की ब्लड वेसल, जैसे रेटिना तक जाती हैं ब्लड वेसल्स, वो डैमेज होने लगती हैं। फिर विजन में प्रॉब्लम आता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये सारे डायबिटिक पेशेंट में ना बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। फुट प्रॉब्लम, स्किन कंडीशन, ये तो आए दिन लगी ही रहती है उनको, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। प्रिवेंशन में और मैनेजमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है,
प्रिवेंट करने के लिए आपको अपनी एक तो डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जिससे कि आपका शुगर लेवल ब्लड में ना बढ़े, क्योंकि बहुत सारी डाइट क्या होती है उसमें शुगर कंटेंट रहता है, ग्लूकोज बन सकता है, ग्लूकोज रहता है। तो उस हिसाब से आप हेल्दी डाइट लोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, 150 मिनट की लगभग कर लो। फिर आपको अपना वेट भी मैनेज करना पड़ेगा, वेट थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओबेसिटी की वजह से भी कभी कभी डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं डेवलप होने के। रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप कराते रहो। फिर मैनेजमेंट क्या करोगे, ये तो प्रिवेंशन के हैं कि हम ये चीज़ें करके डायबिटीज़ को नहीं होने देंगे, हम उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगर मैनेज करना है किसी पर्सन को बाई चांस हो गई है डायबिटीज़, टाइप 1 टाइप 2 जो भी डायबिटीज़ है, सबसे पहली चीज़ उनको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल हर रोज़ चेक करना पड़ेगा। आप देखोगे आपके घर में अगर एल्डर पीपल हैं या एल्डर फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, तो उसका क्या होता है, वो लोग सुबह वो ग्लूकोमीटर लेकर बैठे रहते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि उनकी जो शुगर जाती है वो बहुत हाई जाती है, 200 जाती है, किसी की 250 जाती है, किसी तो बहुत हाई लेवल चली जाती है। फिर आपको मेडिकेशन प्रॉपरली लेनी है जिससे कि आपका ग्लूकोज कंट्रोल हो सके। उनको एजुकेट और सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें थोड़ा सा एजुकेशन लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट या मैनेज कर सकते हैं। फिर आपका एक हेल्थी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं कि आप अच्छा खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, बैलेंस डाइट लें। फिर आप एक्सरसाइज करें प्रॉपरली, स्मोकिंग ना करें तो बेटर है, वो आपके मैनेजमेंट में आ जाता है। अब जो हमने टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ देखा था, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये हमारा ये भी क्रोनिक सारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है डायबिटीज़। इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ये चीज़ हमें पता है। डायबिटीज़ में किस वजह से होता है ये भी हमें पता है, इंसुलिन एक हार्मोन है। अब इसको टाइप 1 डायबिटीज़ को पहले जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोला जाता था या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोला जाता था। बस इसमें ये याद रखना है, हमारा जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या ऑटो इम्यून कंडीशन है, जहाँ पे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी पर अफेक्ट करता है, ये चीज़ हमें पता है। बट इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो हमारे बीटा सेल पेनक्रियाज में है, आपका पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाज में 2 तरीके के होते हैं, एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है। बीटा सेल इंसुलिन बनाता है, ठीक है, इंसुलिन बना रहा है। इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है, बॉडी के इम्यून सिस्टम का। बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहा है इंसुलिन को या डैमेज कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, जो बीटा सेल पेनक्रियाज बना रहा था। तो क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में जो इंसुलिन डिस्ट्रॉय होने लगा, तो मतलब वहाँ पे शुगर का लेवल बढ़ने लगेगा, वो यूज ही नहीं हो रहा, यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा। तो क्या हो गया कि जहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, धीरे धीरे बॉडी ब्लड में हमारा लेवल शुगर का हाई हो जाता है। समझ गए, टाइप 1 डायबिटीज हो गई, उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये कंप्लीट लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन किस वजह से होता है, सबसे पहली चीज है जेनेटिक फैक्टर। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसमें चांसेस हैं, कुछ रिस्क ऐसे हैं कि वो डेवलप करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ को। इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे ट्रिगर करते हैं जिसकी वजह से आपका ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आता है। या ऐसा समझिए आपका ऑटो इम्यून सिस्टम या इम्यून सिस्टम फ्राइड अप हो चुका है, उसको पूरा भून दिया गया है, जिसकी वजह से वो अपनी ही बॉडी पर अटैक करने के लिए अटैक करने की बात पे आ गया है। अब सिम्टम्स क्या होंगे, सबसे पहली चीज़, कभी भी किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत जल्दी यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, पॉलीयूरिया कहते हैं। फिर उनको प्यास बहुत लगती है, पॉलीडिप्सिया जिसे कहते हैं, भूख भी बहुत लगती है। ये 3 बहुत ही कॉमन सिम्टम्स रहते हैं स्टार्टिंग जो डायबिटिक पेशेंट होता है। फिर उनका वेट लॉस होना शुरू होता है। वीकनेस तो देखो यार उनके पूरी बॉडी में बनी ही रहती है, क्योंकि हमारा एनर्जी का सोर्स है ना शुगर, तो वो उसको एक ज़्यादा हो जाए तो भी परेशानी है, कम हो जाए तो भी परेशानी है, तो फैटीग वीकनेस बनी रहेगी। विजन में प्रॉब्लम आ सकती है थोड़े से। यार देखो जब इंसान बीमार होता है ना, या बीमार नहीं ऐसा सोचो, उसको कोई डिजीज़ होती है, कुछ होता है, तो क्या होता है, इरिटेबिलिटी या मूड चेंजेस होते ही रहते हैं उसके। देन नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा कीटो एसिडोसिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हर टाइम ऐसा लगता रहता है, नोजिया सा फील होगा, वॉमिटिंग सा फील हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, कंफ्यूजन। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे किसके, डायबिटीज़ के टाइप 1 के। ऑलमोस्ट टाइप 2 का भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं, कोई बहुत चेंज नहीं होता, काम तो वही कर रहा है, बट उनका क्या है, मैकेनिज्म या पैथोजेनेसिस जो है वो अलग अलग है।
पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हमारा खुद का इम्यून सिस्टम बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करने में लगा होता है। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया कॉज होता है या ग्लाइकोसोयूरिया कॉज होता है। उसकी वजह से हमारे क्लासिक ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डायबिटीज़ के। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस कैसे करोगे। एक तो पता है जब सुबह ब्लड टेस्ट कराते हैं तो फास्टिंग में कराते हैं, बोलते हैं कुछ मत खाना, तो उस टाइम पे एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है, आपका A1C टेस्ट होता है जिसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल देखा जाता है फॉर ओवर पास्ट 2-3 मंथ्स एवरेज का। रेंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है जिसमें ग्लूकोज लेवल कभी भी टेस्ट करा सकते हो दिन में किसी भी समय, ऐसा नहीं कि आपको भूखे ही रहना है तो ही कराओगे। फिर ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं जिसमें स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं जो डायरेक्टली एसोसिएट होती हैं हमारी टाइप 1 डायबिटीज से। करेक्ट। डायग्नोसिस के ये सारे टेस्ट हैं, राइट। अब ट्रीटमेंट पे क्या आते हैं, सबसे पहले तो इंसुलिन थेरेपी चलती है। जब इंसुलिन डिपेंडेंट है तो इंसुलिन इंजेक्शंस जाएंगे डायरेक्ट या इंसुलिन पंप लगेगा। ये लाइफ लॉन्ग पूरी जिंदगी भर तक चलता रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि ठीक हो जाओगे, बहुत खतरनाक है ये, थोड़ा सा डेंजरस है। अब ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है जिसमें रेगुलरली देखा जाता है, मॉनिटर करते हैं, फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक तरीके से मैनेज करते हैं। हेल्दी ईटिंग, उनको बैलेंस डाइट दी जाती है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक तरीके से जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो सके, ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाए। एजुकेशन सपोर्ट के लिए कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं जिनसे क्या होता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं। देन आपका टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है वो अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है। अब हाँ, ये तो भूल ही गए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो बहुत अर्ली स्टेज में डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट कब हो जाता है, बहुत अर्ली स्टेज में, कभी कभी तो चिल्ड्रन में भी हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज़। वो जेनेटिक की वजह से ना, एक तो चिल्ड्रन में या फिर एडोलेसेंस में। ठीक है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ जो है जिसको हम अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते थे और साथ ही साथ उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। उसमें इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। दूसरी चीज़ ये देखना पड़ता है कि वहाँ पे आप उसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी ले सकते हो मेडिकेशन को। अब ये बहुत कॉमन आज के टाइम पे जो बहुत कॉमन है वो है हमारी टाइप 2 डायबिटीज़। आपको देखने को मिला सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो सकती है, कैटेगराइज अगर किया जाए उसमें इंसुलिन की कमी होगी, इंसुलिन एक तरीके से जो उसका काम है वो नहीं करेगा प्रॉपरली। अब इसमें भी कॉजेज़ वही आते हैं, जेनेटिक फैक्टर, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल है। अब कभी कभी क्या होता है, फैमिली अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ बिना मांगे बुरी चीज़ें भी दे देते हैं या बिना एक तरीके से वो देना नहीं चाहते, बट इस बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स वो पास ऑन हो जाते हैं, चांसेस रिस्क ज़्यादा होता है। ऐसा होता है ना कि अगर आपकी फैमिली में आपके फादर को है तो वो कहाँ चला जाएगा, मे बी डॉटर के पास जा सकता है, अगर मदर को है तो वो आपके सन के पास चला जाएगा, मदर का होते हैं, ये सारी चीज़ें पास ऑन होती हैं। लाइफस्टाइल आपका अगर ख़राब है, आपके कुछ लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, पुअर डाइट है, एजिंग हो रहा है, तब बहुत ज़्यादा होता है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, एक कंडीशन होती है, क्लस्टर ऑफ कंडीशन है, मतलब उसमें आपको बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, शुगर भी है और आपके वेस्ट के अराउंड जो आपका टमी है वो भी बहुत मोटा है। तो ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स मिलजुल के एक तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ कॉज करते हैं। अब सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स हैं इसके। आपके जो जख्म है या वूंड है वो बहुत धीरे धीरे हील होते रहते हैं, बहुत धीरे से हील होते हैं, बहुत जल्दी वूंड हील नहीं होते। इन्फेक्शन बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता है। अब एक होता है स्किन ना, अगर जिसे आपने देखा होगा किसी किसी की नेक ना बहुत ज़्यादा ब्लैक या डार्क रहती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि उनको एक्एंथोसिस नाइग्रिकन्स है, वो डायबिटीज़ में ही केस इन्वॉल्व होता है। अगर किसी को, चलो फॉर एग्जाम्पल किसी को नहीं पता कि उसको डायबिटीज़ है एंड हिज और हर नेक इज ब्लैक और डार्क इन स्किन, जिसकी स्किन से ज़्यादा डार्क है, तो आप समझ जाइए कि दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ किसका, डायबिटीज़ टाइप 2। अब पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि एग्जैक्टली डायबिटीज़ 2 जो टाइप 2 डायबिटीज़ है होती कैसे। सबसे पहले तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो क्या करेगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा देगा या ग्लूकोज का अपटेक कम कर देगा, मतलब ग्लूकोज बढ़ता रहेगा बॉडी में और उसको यूज़ भी नहीं करेगा,
तो पड़ा ही रहेगा ना वो ग्लूकोज आपके ब्लड में, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अब जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है उससे बहुत सारी अदर कंडीशंस भी आती हैं, जैसे पॉलीयूरिया है, पॉलीडिप्सिया, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन रहा, बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा, तो चांसेस है न्यूरोपैथी के, रेटिनोपैथी के, नेफ्रोपैथी के। तो ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं किसके बाद, हाइपरग्लाइसीमिया के बाद, अगर थोड़े लंबे समय तक चलता रहे। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसमें सेल हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स नहीं देते इंसुलिन का, ठीक है। हमारे ही सेल कुछ ऐसे हैं वो रिस्पॉन्सिव ही नहीं रहते, कम होने लगते हैं। फिर बीटा सेल की डिसफंक्शनिंग होने लगती है, जो पेनक्रियाज हमारा प्रोड्यूस करने वाला था इंसुलिन को कम करने के लिए, वो खत्म हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इंसुलिन नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, देन आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन ही कम हो गया, बनना ही बंद हो गया। तो उसके हिसाब से क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अब डायग्नोसिस के लिए सेम वही टेस्ट होंगे, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, A1C टेस्ट होगा, और एक है हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। सेम उसमें अगर आप कोई भी ग्लूकोज ड्रिंक लेते हो, उसको कंज्यूम करने के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना हाई जाता है, उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट वही है, या तो आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, लाइफस्टाइल को चेंज करो, फिर मेडिकेशन लो, ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहो, और एक डायबिटीज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा थायराइड डिजीज। थायराइड डिजीजेस में हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होगा, देखो थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, हमारी नेक में होते हैं, ट्रैकिया के ना जस्ट साइड में देखोगे बटरफ्लाई, तितली जैसे दो वो बने रहते हैं इस तरीके से, एक इधर बना रहेगा, एक इधर बना रहेगा, ये बीच में हमारा ऐसे। तो ये इस टाइप के हमारे थायराइड ग्लैंड रहता है, इसका काम है थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म है थायराइड का। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, थायराइड प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब वो थायराइड में थायराइड हार्मोन्स बनाएगा। अब जो वो हार्मोन्स है उनका काम है मेटाबॉलिज्म को देखना, एनर्जी की बनाना, साथ ही साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना हाथ बटाना। ये चीज समझ गए। अब थायराइड जो है इस टाइम पर, आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया है। देन उसका फंक्शन भी है, उसकी वजह से जब थायराइड डिजीज होती है, बहुत सारे आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन और स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, एनर्जी जनरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट। अब हाइपोथायरॉयडिज्म या अंडर एक्टिव थायराइड जो होता है, वो थायराइड ग्लैंड के पास इतनी एनर्जी नहीं है, या आप ऐसे समझो हमारा थायराइड ग्लैंड इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो थायराइड हार्मोन बना सके T4 और T3 को, ठीक है। जब क्या होगा, हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, T3 और T4 का जनरेशन करना, जिससे कि उसको यूज किया जा सके और ये हाइपोथायरॉयडिज्म ना हो तब। अब इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो धीरे 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 स्लो होने लगता है। हाइपो में क्या होता है, इंसान की बॉडी ना एक तरीके से वेट गेन होने लगता है। हाइपो और हाइपर में थोड़ा सा डिफरेंस है, हाइपर में पतला होने लगता है इंसान, हाइपो में मोटा होने लगता है। अब ऑटो इम्यून डिजीज है हमारी, हैशिमोटोज थायरोइडाइटिस है, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पर अटैक करने लगता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, थायराइड सर्जरी कराई हो, रेडिएशन थेरेपी है, मेडिकेशन, कंजेनिटल, ये सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहली चीज तो याद रखो वेट गेन। जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होगा उनको ये चीज आपको देखने को मिलेगी, वेट गेन। फिर फटीग, यार थोड़ा बीमार जैसा फील करना, वीकनेस फील करना, इस टाइप से लगता है उनको, फटीग फील होता है। कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है, स्किन और हेयर उनके ड्राई रहने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, मसल वीकनेस, डिप्रेशन, और हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा स्लो हो जाती है। कभी कभी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हो जाती हैं। तो ये क्यों होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, उसमें लेवल चेक हो जाएगा था TSH का और हमारे T4 लेवल का। अगर TSH और TSH जो है, ऐसे याद रखो, TSH लेवल बढ़ेगा और T4 लेवल कम होगा, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, हाइपो, ठीक है। TSH लेवल बढ़ेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ गया है, बट आपका थायरोक्सिन लेवल कम हो गया है, तो मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वहाँ पे चांसेस हैं वेट गेन के।
थायराइड एंटीबॉडी होती हैं जिसमें ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस है, डायग्नोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ये है कि हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, वो डिस्ट्रॉय करता है थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर उसमें रिजल्ट है इनसफिशिएंसी होने की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज होता है। इसमें यही है, या तो आप थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट ले सको, थेरेपी ले सको, ये वाला। फिर जिसमें लिवोथायरॉक्सिन है, एक सिंथेटिक फॉर्म होता है T4 का, जो हार्मोन लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म भी एक तरीके से थायराइड ग्लैंड के बारे में है, जो हमारा कहाँ होता है, नेक में, ट्रेकिया के साइड में, जो हमने बटरफ्लाई देखा था ऊपर, वही। इसका काम भी वही है। इस हार्मोन का क्या काम है, रेगुलेट करना मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी को जनरेट करना, ग्रोथ और डेवलपमेंट में टेक पार्ट करना। थायराइड डिजीज़ जो है वो बहुत कॉमन है, एक तरीके से देखा जाए। वो हमारे ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड है पर्टिकुलर, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को अफेक्ट करती है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं अगर थायराइड डिजीज़ हो जाए तो। और ब्रॉडली अगर थायराइड को एक तरीके से क्लासीफाई किया जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपर है, थायराइड नोड्यूल्स हैं, थायराइड कैंसर भी इसी में आता है। हाइपरथायरॉयडिज्म या बोलो ओवर एक्टिव थायराइड है, वो अंडर एक्टिव था, यहाँ ओवर एक्टिव थायराइड है, जिसमें जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन्स बनाना शुरू कर देता है। अब क्या करता है, ज़्यादा ही, इतना ज़्यादा हार्मोन्स बनता है जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा प्रोसेस हो गया, मतलब बॉडी एक तरीके से आपकी, जो देखोगे हाइपरथायरॉयडिज्म में बॉडी जो होती है, तो इसमें जो बॉडी है वो थिन हो जाती है, ठीक है। वो होता है ना थायराइड में, कुछ लोग तो या तो मोटे होते हैं, वेट गेन करते हैं, कुछ लोग वेट लॉस करते हैं। वेट लॉस जो होता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में। कॉजेज क्या होते हैं, जैसे ग्रेव्स डिजीज है, थायराइड नोड्यूल्स का बन जाना, थायरोडाइटिस है, एक्सेसिव आयोडीन मेडिकेशन की वजह से भी हो जाता है। सिम्टम्स वही रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे वेट गेन हो जाता था हाइपो में, बट यहाँ हाइपर में वेट लॉस होने लगता है, हीट इंटॉलरेंस बढ़ जाती है, मतलब हीट टॉलरेट नहीं कर पाते, एपेटाइट बढ़ता है, भूख बढ़ती है। बट क्यों बढ़ता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है, यहाँ पे ट्रिमर्स हैं, पैल्पिटेशन है। तो ये सारे एज सच सिम्टम्स हैं किसके, हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म के, ठीक है। अब जैसे डायग्नोसिस कैसे होगा, आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो, थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, देन आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट होता है, उसके थ्रू पता चल जाता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है या कोई भी थायराइड डिजीज है। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ग्रेव्स डिजीज जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अपनी ही इम्यून सिस्टम बॉडी के अगेंस्ट अटैक करने लगता है, जहाँ पे जो एंटीबॉडीज हैं वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं, स्टिमुलेट करके हमारे एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। अब जैसे थायराइड नोड्यूल्स हैं, तो उसमें जो ओवर एक्टिव नोड्यूल्स रहते हैं उनका काम है थायराइड हार्मोन्स को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना, इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो ज़्यादा ही अमाउंट में प्रोड्यूस करने लगते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, आप मेडिकेशन स्टार्ट कर दो, कोई रेडियो एक्टिव थेरेपी है वो लेना शुरू कर दो, बीटा ब्लॉकर्स एंड थायराइड सर्जरी भी हो सकती है एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर। देन नेक्स्ट है हमारा थायराइड कैंसर। देखो हर चीज़ का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है हार्मोन्स का, सेम वहीं पे कैंसर के चांसेस भी हो जाते हैं। अब जो थायराइड कैंसर होता है वो होता है सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो भी थायराइड ग्लैंड के सेल्स होते हैं वहाँ से बनता है थायराइड कैंसर। अब जनरली देखा जाए तो ये ट्रीटेबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्योर भी किया जा सकता है अगर आप इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हो। मतलब आपके फिजिशियन अगर अर्ली स्टेज में एक तरीके से डिटेक्ट कर लेना इनको, तो क्या होगा, ये ट्रीट किया जा सकता है। टाइप्स कितने हैं, सबसे पहले जैसे हमारा पैपिलरी थायराइड कैंसर है, तो वो बहुत कॉमन होता है जो पैपिलरी थायराइड कैंसर है, और ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं रहता है। देन आपका फॉलिकुलर थायराइड कैंसर है, जिसमें हर्टलेटेड या हर्टल्ड सेल कार्सिनोमाज रहते हैं, जो क्या काम है उनका, स्प्रेड हो जाना, बहुत सारे जो ऑर्गन्स है ना वहाँ तक पहुँच जाता है। देन मेड्युलरी थायराइड कैंसर है, तो जिसमें हमारे सी सेल्स हैं, सी सेल प्रोड्यूस करते हैं कैल्सिटोनिन, जो एक हमारा पार्ट है, मे बी पार्ट हो सकता है जेनेटिक सिंड्रोम का। देन अनदर वन इज एनाप्लास्टिक
थायराइड कैंसर ये बहुत ही रेयर और बट एग्रेसिव होता है, हाईली एग्रेसिव, मतलब इट कैन इजीली स्प्रेड। अगर एक बार स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हुआ देन इट कांट स्टॉप और इट कांट बी क्योर्ड, ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक म्यूटेशन हो गई है, वहाँ पे सेल ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड है, रेडिएशन एक्सपोजर है जहाँ पे हाई चांसेस होते हैं, जब भी रेडिएशन एक्सपोजर होता है तो हाई चांसेस होते हैं कैंसर कॉज होने के लिए। अब फैमिली हिस्ट्री है, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उसकी वजह से थायराइड कैंसर हो सकता है। सिम्टम्स वही आ जाते हैं कि लम्प्स हो गया या स्वेलिंग आ गई नेक में, तो वो एक काइंड ऑफ सिम्टम है हमारा कैंसर का। वॉइस चेंज हो जाती है, हॉर्सनेस आता है, थोड़ा सा स्वेलो ब्रीथ करने में प्रॉब्लम पड़ती है, परसिस्टेंट कफ रहता है बट नॉट रिलेटेड टू कोल्ड जैसी कोई उसमें नहीं होता, बट हाँ कफिंग होती रहती है। डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड है, एफएनए बायोप्सी है, बायोप्सी कैंसर के लिए बहुत होता है, कैंसर को आइडेंटिफाई एग्जामिन करने के लिए। ब्लड टेस्ट है, रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन किया जा सकता है, जेनेटिक टेस्टिंग है, तो ये सारे डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं, देखो सबसे पहली चीज़ है, अब कैंसर है तो कीमोथेरेपी से रिलेट करोगे आप, ठीक है। देन आप क्या रिलेट करोगे, टारगेटेड थेरेपी है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी है, थायराइड, या ये सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं सारे ट्रीटमेंट के, अगर थायराइड कैंसर हो तो। डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन किसमें, मेल्स में। आज सबसे पहले जो बात करेंगे सेक्स हार्मोन में जो डिसऑर्डर होता है स्पेसिफिकली मेल में, तो उसमें क्या है, या तो इम्बैलेंस आ गया है उसके प्रोडक्शन में, फंक्शन में, या फिर जो इफेक्ट है हार्मोन का उसमें या तो इम्बैलेंस हुआ है या उसकी प्रोडक्शन में एबनॉर्मेलिटीज आई हैं, कुछ एज सच हुआ है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई है, ऐसा समझो। अब प्राइमरली जैसे एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस है या फिर प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, तो ये सारे सेक्स हार्मोन के इम्बैलेंसेस, एबनॉर्मेलिटीज हमारे डिसऑर्डर्स में काउंट कर सकते हैं। और ये डिसऑर्डर्स नॉट इवन मेल में, फीमेल्स में भी अफेक्ट करते हैं, दोनों में ही अफेक्ट होते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। अब जैसे आपका हाइपोगोनेडिज्म है, तो हाइपोगोनेडिज्म में क्या होता है, एक कंडीशन है जहाँ पे बॉडी, जो मेल बॉडी होती है, वो टेस्टोस्टेरॉन इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, मतलब वो बॉडी की नीड के हिसाब से नहीं है, वो इनसफिशिएंट है। तो ये प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन की बात हो रही है। अब कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है, टेस्टिकुलर डिसफंक्शन, कोई भी जेनेटिक कंडीशन मान के चलिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, या कोई ट्रॉमा हुआ हो, इंजरी हुई हो टेस्टिस पर तो हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से। सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म में हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी डिसफंक्शन है, या तो किसी या ट्यूमर की वजह से हुआ है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो था वो अफेक्ट होना शुरू हुआ है। रेडिएशन थेरेपी में ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट जब कैंसर का चल रहा है तो उसकी वजह से डैमेज हो सकता है, तो ये हमारे सारे सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म में आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर पर्टिकुलर मेल हार्मोन नहीं होगा सफिशिएंट अमाउंट में, तो प्यूबर्टी जो हिट करते हैं पर्टिकुलर एज पे वो डिले हो जाती है, बहुत लेट हो जाएगी। लिबिडो में थोड़ा सा कम हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, जो मसल मास होता है ना वो कम होने लगता है, स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। फटीग, डिप्रेशन, ओस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स भी वीकन हो जाती है। कहीं ना कहीं जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो बोन डेंसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बट इसमें आप ट्रीटमेंट क्या लोगे, या किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए, वो लेगा टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इंजेक्शंस आते हैं, पैचेस आते हैं, उसके थ्रू उसको एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। एंड्रोजन्स इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम जो होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, उसमें क्या है, XY क्रोमोसोम है टिश्यूज में, ठीक है। अब XY क्रोमोसोम में तो टिश्यू जो है वो इनसेंसिटिव है, मतलब उस जो होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी पर्टिकुलर मेल सेक्स हार्मोन के लिए या एंड्रोजन्स के लिए, वो नहीं होती, ठीक है, वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। ये जेनेटिक म्यूटेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, डिजीजेस जो नॉर्मल नहीं है, वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होते हैं, या कोई जेनेटिक डिफेक्ट है उसकी वजह से। अब कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में ये होता है कि फीमेल एक्स्ट्रा जेनेटिलिया विद अनडिसेंडेड टेस्टिस, ये हो सकता है। यूट्रस का एब्सेंस है, फैलोपियन ट्यूब्स का एब्सेंस हो सकता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी, तो ये चांसेस हैं। बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिख जाते हैं। थेरेपी में हार्मोन थेरेपी करा सकते हैं, या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू उसको मैनेज किया जा सकता है।
देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए काउंसलिंग एंड इंडिविजुअल के लिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पर। देन डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन फीमेल, सेक्स हार्मोन में जो डिसऑर्डर है उसमें वही सेम चीज़ है, वहाँ पे भी हार्मोन्स का डिसबैलेंस होगा, या डिसबैलेंस छोड़िए इम्बैलेंस हो जाएगा, एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी कुछ ना कुछ उसके प्रोडक्शन में या फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। अब आज के टाइम पे सबने पीसीओडी सुना होगा, कोई ऐसा पर्सन नहीं है, आई डोंट थिंक कि गर्ल्स में किसी ने पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में नहीं सुना होगा। सबने ही ऑलमोस्ट सबने सुना है। ये हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जहाँ पे मेल हार्मोन एक्सेसिवली प्रोड्यूस होते हैं फीमेल में। अब जब एक्सेसिव में एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होंगे या फिर उसकी एक्सेसिव में होगा तो उसकी वजह से फीमेल्स में कोई रिप्रोडक्टिव इशू आता है, कभी कभी मेटाबॉलिक इश्यूज भी आते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मेलिटीज आती हैं, इरेगुलरिटीज रहेगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। ये किस वजह से होता है पीसीओएस? आपके जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। कभी कभी होता है कि सब कुछ सही चल रहा था 12th तक, जैसे ही आप बाहर इन्वायरमेंट में आए, इन्वायरमेंट में क्या हुआ, आपका खान पीन चेंज हुआ, खाने का सिस्टम सारा चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ आपका, और वहीं पे आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। एक्ने आने लगते हैं, बहुत लोगों के पिंपल्स, ऑयली स्किन, वो बोलते हैं कि हमारी तो कभी ऑयली स्किन थी ही नहीं बट अब हो गई है। वेट गेन शुरू हो जाता है, लूजिंग, और बहुत मुश्किल होती है। जितने भी पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं, जिनको भी पीसीएस होता है, वो उनको ना वेट लॉस करने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अब इसको कैसे देखो, एक ही चीज़ है पीसीओएस में। आज अगर आपके कोई नोन में है जिसको पीसीओएस है या पीसीओडी है, उनको बस यही समझाना, एक तो अपनी डाइट अच्छी कर लें, प्रॉपर खाना खाएं, तभी ठीक हो सकता है, और एक्सरसाइज करें, यही हेल्प आउट कर सकता है, वरना मेडिकेशन तक यहाँ हेल्प नहीं करती। मेडिकेशन में आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले सकते हो, एंटी एंड्रोजन्स ले सकते हो जो एंड्रोजन्स का लेवल कम करेगा एक्सेसिव में जो जा रहा है। इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स होती हैं जैसे मेटफॉर्मिन है, वो लिया जा सकता है, बट ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल चेंज से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही होगा। अब प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी क्या है? इसमें क्या होता है, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर होता है। मतलब उसको ऐसा बोला जाता है कि ओवेरियन फेलियर है प्री मैच्योर। इस कंडीशन में ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं। मतलब एक नॉर्मल एज होती है ना कि उसकी 40 तक उसको करना ही करना है वर्क, बट क्या होता है 40 से पहले ही वो ओवरीज फंक्शनिंग करना बंद कर देती हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी वजह से होता है। कुछ मेडिकेशन थेरेपी या ट्रीटमेंट चल रहा है जिनमें कीमोथेरेपी जैसे, तो भी चांसेस होते हैं पीओई का। वही मेंस्ट्रुअल पीरियड इरेगुलर या एब्सेंट भी हो सकते हैं, हॉट फ्लैशेस या नाइट स्वेट, जो ऑलमोस्ट ये सिमिलर रहता है मेनोपॉज से, ऑलमोस्ट। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ उसके जैसा पीओई सेम रहता है। अब वेजाइनल ड्राइनेस, इरिटेबिलिटी, तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑप्शन है। कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स को लिया जाए अगर कभी भी किसी भी सेक्स हार्मोन का डेफिशिएंसी है, या आप ऐसे समझिए कि डिसऑर्डर है, तो उससे क्या होगा, वो आपकी बोन हेल्थ पर इफेक्ट ज़रूर डालेगा। बोन हेल्थ के लिए सेक्स हार्मोन ज़रूरी होते हैं, तो उसको बचाने के लिए, उसको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, क्योंकि फर्टिलिटी इश्यूज आता है जितने भी सेक्स हार्मोन है, जो डिसऑर्डर्स हैं सेक्स हार्मोन के, तो वहाँ पे आईवीएफ है, डोनर एग्स को यूज़ करके ऑप्शन है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले सकते हो। देन आपके कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया है, तो उसमें क्या होता है, एक ग्रुप है, आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो क्या करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कि एड्रिनल स्टेरॉइड हार्मोन का जो बायोसिंथेसिस है वो प्रॉपर ना हो पाए, और साथ ही साथ एंड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, वो एक्सेसिव अमाउंट में होना शुरू हो जाएगा। म्यूटेशन हो जाती है जीन्स में, जहाँ पे आपका एड्रिनल हार्मोन सिंथेसिस है वो ज़्यादा होने लगता है। मोस्ट कॉमनली क्या होता है, ये किस वजह से होता है, पर्टिकुलर एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। वो एंजाइम है 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से। अब सिम्टम्स, फीमेल्स में जो सिम्टम्स आते हैं वो एम्बिग्यूअस जेनिटिलिया रहता है, हिस्टिज्म या मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज या इरेगुलरिटीज रहेंगी। मेल्स में प्यूबर्टी, अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है, एनलार्ज पीनिस और एक्सेलरेटेड ग्रोथ, बट
अल्टीमेटली शॉर्ट स्टैचर, मतलब एकदम ग्रोथ होगी बट वो कुछ थोड़े से छोटे टाइम के लिए, ये ज़्यादा नहीं। ट्रीटमेंट के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वो एक तरीके से एंड्रोजन का प्रोडक्शन कम करने में हेल्प करेगी। देन आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड्स रिप्लेसमेंट है, वहाँ पे एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो डेफिशिएंसी में है उसके लिए तब दिया जाएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज हुई है फीमेल में, तो सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव आउट कर दिया जा सकता है। तो ये क्या था, सेक्स हार्मोन के डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन इन मेल्स एंड फीमेल्स।